एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन में। चैप्टर का नाम है इस बार आपका इनवॉइस का। यहां पर सबसे पहले करेंगे हम थर्ड का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। और ये कौन सा वाला है, चलिए यहां पर आ जाते हैं। थर्ड का फर्स्ट ये रहा, एन इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन। ये करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले, यस सर। जब हम इनवॉइस चैप्टर की बात करते हैं ना साहब, तो इसमें हमारे सामने आ जाते हैं सेक्शन नंबर 31 आता है, 32 आ जाता है, 33 आ जाता है, 34 आ जाता है। भगवान झूठ ना बुलाए, इसमें सारी बात आती हैं। इनवॉइस कौन इशू करेगा, व्हेन कब इशू करेगा, हाउ कैसे इशू करके चलेगा, सारी बात आती है इसके अंदर, है ना। सबसे महत्वपूर्ण है ये कब करेगा। गुड्स का मैटर है तो कब करेगा, सर्विस का मैटर है तो 30 दिन 45 दिन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो क्या करके चलेगा, है ना। सेल ऑन अप्रूवल बेस का मैटर है तो क्या करके चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट बीच में कैंसिल होता है तो क्या किया जाएगा। तो अलग अलग सिचुएशंस यहां पर दी हुई हैं, तीन तीन सिचुएशंस उसमें दे रखी हैं। सेक्शन 32 बोलता है कि भाई साहब अगर आप ऑथराइज हो, रजिस्टर्ड हो तो ही जीएसटी करेक्ट करना, वरना बदतमीजी मत करना। 33 ये बोलता है कि जो भी आप करेक्ट कर रहे हो डंके की चोट पर करना, और 5% बनता तो 5 लेना, 12 बनता तो 12 लेना। जो आपको सरकार और गवर्नमेंट को देना बनता उतना ही आप आगे से लीजिएगा। जीएसटी बेहद आसान है, मैं आपको बता रहा हूं। 34 के अंदर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात करी जाती है, जो कि इनवॉइस का ही अंग होते हैं। सप्लायर चूंकि इनवॉइस इशू करता है तो डेबिट क्रेडिट नोट भी सप्लायर ही इशू करके चलता है, ऐसी वाली बात बोल दी जाती है। ओके, रस सीधे बैठो भाई। उसके बाद यहां पर एक ई इनवॉइस का चक्कर आता है, जिसमें लिमिट अपनी 10 करोड़ की बोली जाती है कि भाई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 करोड़ की बात से चल रहे हो ऊपर, तो फिर आपके लिए ई इनवॉइसिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाती है। लेकिन ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट कुछ लोगों पर नहीं आती है, जिसमें आते हैं अपने बिग पीसीओ ऑफ गवर्नमेंट एसइजेड। मतलब क्या, मतलब यही है कि भाई इसमें जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, उसके लिए 45 दिन की बात होती, तो क्या ये इनवॉइसिंग की तो क्या ही बात करोगे। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जीटीओ हो गया, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, ओइडा सर्विस वाले हो गए, और पीसीओ और गवर्नमेंट एसइजेड, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, एसइजेड हो गया, इनके ऊपर इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे चैप्टर के अंदर कॉन्टेंट अपना दिया हुआ है। अब ये एक इस पर बेस्ड एक सर्कुलर भी अपना आता है, और एक कॉन्सेप्ट आता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का। पहले से बताता हूं, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के अंदर क्या बोल के चलते हैं कि जब यहां से माल आगे की तरफ अपना रवाना किया जाता है तो यहां पर वो सप्लाई नहीं बनती, क्योंकि अभी कंसिडरेशन फिक्स नहीं है। जब यहां पर आकर इसको या तो एक्सेप्ट किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा, या रिजेक्ट किया जाएगा, या कुछ भी नहीं किया जाएगा, कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी रहेगी। तो एक्सेप्ट अगर कर लिया है तो यहां बनते इसको सप्लाई बना दिया जाता है, यहीं पर इसका इनवॉइस काटने की जिम्मेदारी आएगी, और यहीं पर टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, सारे कर्म यहीं पर हो जाएंगे। रिजेक्ट कर दिया तो जैसे आया था वैसे चला जाएगा, ट्रांजैक्शन नलिफाई हो गई। और अगर कोई डिसीजन आप नहीं ले रहे हो तो वहां पर आकर हम वेट करेंगे, टाइम लगाएंगे 6 महीने का। क्या माने, कुछ नहीं बोला जा रहा है तो 6 महीने बीत गए लेकिन कुछ नहीं बोले तो क्या बोले, कहते खामोशी का मतलब हाँ होता है ना। मतलब किसी को कुछ पूछा कि भाई आप ऐसे करते हो क्या, सामने जवाब नहीं आया तो मतलब हाँ है। एक गाना भी तो बनाया कि न वो इनकार करती है न वो इकरार करती है, मगर हमको पता है वो हमी से प्यार करती है। गूगल यूट्यूब पर देखना, बड़ा अच्छा गाना है ये। तो न वो इनकार करती है न वो इकरार मतलब एक्सेप्टेंस, न वो इकरार करती है, मगर हमको पता है हम इसे डीम्ड 6 महीने जैसे ही आपके बीत रहे हो ना मालिक, तो वहां पर इसको इधर, वहां पर इसको हम डीम्ड सप्लाई मानकर चलते हैं। तो क्या बोला गया कि भाई देखो, आपके एक्सेप्टेंस की डेट जो आ रही है वो, और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल जो भी है, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में पहले होगा वहां पर आपको इनवॉइस देना होता है। ये है अपना इसका मैटर आकर, ये मालिक बात बोली जाती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सर्कुलर आया था जिसमें कुछ जीरो रेटेड और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस इनको मिक्स करके बात करी गई थी, तो उसी सर्कुलर पर बेस्ड ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहां पर डाला है। क्या है क्वेश्चन, शानदार है, मजा सा आएगा। आइए साहब, एन इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन is going to be held in United States of America in January. Okay. आयात निर्यात एक्सपोर्ट हाउस, हाँ, इंटरनेशनल एग्जीबिशन होने वाली है। कहां पर, यूएसए में एक एग्जीबिशन होने, मैं उस कागज पे लिखूं उधर अपने उस पे नोटिंग में, लिखो
क्वेश्चन नंबर 14, यूएसए में होने वाली है एक एग्जीबिशन। ओके, आयात निर्यात एक्सपोर्ट हाउस अनेह export house has participated in it. It intends to send 100 units of taxable goods manufactured by it to USA for display in the said exhibition. ये है अनेह, इन्होंने भेज दी यहां से 100 यूनिट कि ठीक है ये हमारा भी देखो 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 रे देखो। Anhe is of the view that the activity of sending the goods out of India for exhibition is a zero rate supply. उनको ऐसा मानना है, मानते हैं कि भाई ये एक जीरो रेट सप्लाई है, जीरो रेट सप्लाई है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, अच्छा जी। और however the tax advisor does not concur with its view. Examine whether the view of the Anhe is correct. क्या वो सही बोल रहे हैं या नहीं। Assuming that Anhe could not sell any goods at the exhibition and bring back 100 units to India in February. वो नहीं बेच पाते हैं और फरवरी के महीने में वो अपनी 100 यूनिट को लेकर वापस आ जाते हैं, ऐसे करके बोल रहे हैं। और गए कब थे ये? जनवरी में गए थे ना शायद। जनवरी, यस, गए थे जनवरी के महीने में और फरवरी में लौट के आ जाते तो क्या होगा। कहते अगर मान लीजिए फरवरी की बजाय अगर वो अगस्त में आते हैं तो क्या किया जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आया हुआ है मालिक। ठीक, तो पहला पॉइंट है हमारा ये वाला कि क्या ये घटना जीरो रेट सप्लाई कही जाएगी या नहीं कही जाएगी। तो पहले मैं लिखूंगा अपना जो लीगल प्रोविजन आएगा, तो उसमें बताइए भाई साहब जीरो रेट सप्लाई किसे कहा जाता है। तो सेक्शन नंबर 2 यहां पर बोलती है कि जीरो रेट सप्लाई के लिए हम बोलते हैं कि जो हमारी एक्सपोर्ट होता है आउट, रेड विद सेक्शन नंबर 16 ऑफ IGST एक्ट। तो जो हमारा एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया होता है उसे हम कहते हैं जीरो रेट सप्लाई, और जो हमारी सप्लाई टू SEZ होती है उसे भी कहा जाता है जीरो रेट सप्लाई। ठीक, अच्छा जी। दूसरी एक और बात बताइए, सप्लाई की डेफिनेशन भी यहां पर पूछी जाती है अंडर सेक्शन 7। उसमें कहा जाता है, क्या बोला जाता है कि उसके लिए एक हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए, है ना, हमारा बिजनेस होना चाहिए और कंसीडरेशन वहां पर हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इस ये अगर ऐसा है तो वो घटना आपकी सप्लाई बना दी जाती है मालिक। लीगल प्रोविजन में किया गया, इन चीजों की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहां तक बात हुई। उसके बाद में हम बोलेंगे कि जो हमारा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस या एग्जीबिशन वगैरह में जब कोई सामान रखा जाता है तो उसमें जो सप्लाई होती है वो डीम की जाती है उसके एक्सेप्टेंस पर, वहां डीम की जाती है, या फिर उसके डीम्ड एक्सेप्टेंस पर वो मालिक वहां पर अपनी करी जाती है। डीम्ड एक्सेप्टेंस होता है 6 मंथ फ्रॉम रिमूवल, और वहीं पर उसको इनवॉइस इश्यू करने की बारी आती है और वहीं पर उसका टाइम ऑफ सप्लाई भी निकाला जाता है। ठीक है जी, अच्छा, ऐसी वाली बात आपको लिखी मिल जाएगी हमारे जो सेक्शन नंबर आता है 31, उसका हिस्से में ही आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, पहला पॉइंट, इसका एनालिसिस हम करके चलते हैं, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। पहली बात इनकी ये थी कि क्या जो भेज रहे हैं ये एक जीरो रेट सप्लाई है या नहीं। जो इन्होंने एग्जीबिशन के लिए अपनी 100 यूनिट सेल मतलब भेजी हैं तो इट इज नॉट अ सप्लाई, ये मालिक सप्लाई ही आपकी नहीं बनती है अंडर सेक्शन 7, नॉट ए सप्लाई। और अगर कोई चीज सप्लाई नहीं है तो नो क्वेश्चन ऑफ जीरो रेट सप्लाई। भाई से एक बात बताइए, सप्लाई है तो ही तो बोलेंगे कि जीरो रेट है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। अगर कोई चीज सप्लाई ही नहीं है देन नो क्वेश्चन कि जीरो रेट है कि क्या है क्या नहीं है। आप कलकत्ता रहते हो, मैं आपसे पूछा कि भाई दिल्ली आओगे, आपने कहा हाँ आएंगे, तो हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे कैसे कैसे आओगे, ट्रेन से आओगे, जहाज से आओगे। मेरा क्वेश्चन वैलिड है, फिर आप बताओ कि भाई ऐसे आएंगे। मैंने पूछा, अगर रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, कलकत्ता से दिल्ली आओगे क्या, आपने कहा नहीं आना, भूकंप आता है वहां तो बहुत तेज, हाँ हमें नहीं आना वहां पे। अच्छा, बस से आओगे, ट्रेन से आओगे, रेल से कैसे आओगे भाई। अरे जब हमें आना ही नहीं है तो अगला क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है। तो जब ये चीज सप्लाई ही नहीं है तो अगला क्वेश्चन आएगा ही नहीं मालिक। ठीक है जी,
सप्लाई नहीं, नो क्वेश्चन ऑफ जीरो सप्लाई। तो पहला तर्क तो यहां खत्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब इसका माल रिटर्न हो जाता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, हमारे पास समय होता है कि एक्सेप्टेंस डेज और 6 महीने, विच एवर इज अर्लियर, वहां सप्लाई बनता है। तो ये सप्लाई बना ही नहीं, ट्रांजैक्शन वापस हो गई। इस पूरे गेम के अंदर कहीं कोई जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। उन्होंने अगला ऑप्शन दिया था कि अगर वो अगस्त में आते हैं तो क्या, अगस्त में वापस लौट के आया, वापस लौट के बाद में आएगा, लेकिन मालिक उनका टाइम ज्यादा हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये 6 मंथ से ज्यादा चला गया था। इसको यहां पर आकर डीम्ड सप्लाई बोल दिया जाएगा, आपको जीएसटी यहां पर मालिक भरना पड़ जाएगा, ऐसे करके यहां पर बोल देते हैं। तो ये सारे का सारा डिस्कशन यहां पर अपना किया जाता है। इसमें आगे भी कुछ बोला है, डिस्कस द रिक्वायरमेंट टू इशू इनवॉइस। यस, हमें पता है इनवॉइस इसका यहीं पर इशू किया जाएगा, जैसे 6 महीने एक्सपायर होंगे वहीं पर अपनी ये 6 मंथ की जहां पर एक्सपायरी होगी, जनवरी मान लेते हैं शुरू में चला गया जनवरी में, जनवरी फरवरी मार्च, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 जून जो यहां पर डेट निकल के आ रही है ना मालिक, तो वहां पर इसको अपना जो इनवॉइस है वो रेज करना पड़ेगा, वहीं इसका टाइम ऑफ सप्लाई भी निकाल दिया जाएगा, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। सर मान लीजिए कुछ यूनिट आ गई, कुछ बिक गई, तो जो यूनिट हमारी लौट के आ गई तो उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो वहां पर बिक गई तो जब बिकी एक्सेप्टेंस हुई विद इन 6 मंथ, तो वहीं उसका इनवॉइस इशू किया जाएगा, वहीं उसका टाइम सप्लाई भी अपना निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे करके अपना क्वेश्चन 16 यहां पर मालिक आकर कंप्लीट हो जाता है। ऐसी वाली बात मेरे बच्चा बोल दी जाती है। ठीक है, यस सर। अब कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। एमबीएम केयर टेकर्स, समझदार बच्चे वो जो हाथ के हाथ शॉर्ट समरी बनाते रहते हैं, जैसे कि मैं। एमबीएम रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड्स कर रहे हैं रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की। ऑन 7 अप्रैल ये एक एएमसी के कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हैं मिस्टर पी के साथ में। तो यहां आगे पी रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विसेज एएमसी की बात कर रहे हैं। एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन की, एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस सर्विस विल बी प्रोवाइडेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर एंड पेमेंट ऑफ द सेम विल ऑल्सो बी ड्यू ऑन द डेट ऑन विच सर्विस इज रेंडर्ड। फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर का मतलब अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1 और जनवरी 1 ये करके आ जाते हैं। तो वहाँ पर आपकी ये सर्विस दी जाती है, सर्विस का कंप्लीशन भी वहाँ निकल के आ रहा है, और पीड यानी पेमेंट ड्यू भी आपका उन्हीं चारों डेट्स पर करवा दिया जाता है। आपको बताना है यहाँ पर आकर कि भाई इनवॉइस का इसमें सीन क्या रहेगा। केयर टेकर्स इशू द इनवॉइस फॉर द सर्विस रेंडर्ड व्हेन, कब इसे करना पड़ेगा। तो ये बात आती है आपकी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। तो सबसे पहले सेक्शन 2 का सहारा लेकर हमें यहां पर देखिए, सबसे पहले लीगल पोजीशन यानी कि रेलिवेंट प्रोविजंस हमें लिखने होते हैं, उसके बाद अपने एनालिसिस और कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं। मैंने हर क्वेश्चन को, लगभग हर क्वेश्चन को मैंने इसी फ्रेम के अंदर रखा हुआ है ताकि आपको हैबिट पड़े। तो सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या क्या मसाला चाहिए, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होती है, और फिर उसमें इनवॉइस के प्रोविजंस क्या होते हैं। तो सेक्शन नंबर 2 के मुताबिक बोलेंगे यहां पर आकर कि भाई वो वाली सर्विसेज जो कि कंटिन्यूअसली दी जाती हो या रिकरेंट बेसिस पर दी जाती हो, लाइफ जिसकी 3 महीने से ज़्यादा की हो और जिसमें पीरियोडिक पेमेंट शेड्यूल आपके बने हुए हों, ऐसी वाली सप्लाई को हम लोग कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भारत सरकार किसी भी सप्लाई की गर्दन को पकड़कर उसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस नोटिफाई कर सकती है, ये उनकी मर्जी यहां पर आ जाती है। अब बात करते हैं इसमें सेक्शन नंबर 31 के मुताबिक क्या प्रोविजन दिया हुआ है इनवॉइसिंग का। तो इसमें बोलते हैं कि इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट वहां पर हो रखा है और उस कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट ड्यू की डेट दिखाई दे रही है, तो जब जब जहां जहां पर पेमेंट ड्यू हो रहा है तब तब उतने उतने अमाउंट के लिए हमें उतने का इनवॉइस इशू कर देना होगा, एंड दैट विल बी द लास्ट डेट फॉर इशुएंस ऑफ द इनवॉइस। दूसरा प्रोविजन ये है कि अगर ड्यू डेट नहीं दे रखी होती है तो फिर जिस दिन एक्चुअल पेमेंट मिलता है उस दिन को हम पकड़ के चलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर आपका जो पेमेंट है वो किसी माइलस्टोन से लिंक कर रखा होता है तो फिर माइलस्टोन को वहां पे पकड़वा दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इनवॉइसिंग की बातें करी जाती हैं। अब यहां हमारे गिवन एनालिसिस एंड कंक्लूजन, इन द गिवन सिचुएशन के अंदर हम देख रहे हैं कि यहां पर आपका जो पेमेंट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है और पेमेंट ड्यू हो रहा है हर क्वार्टर की पहली तारीख को, तो यही होगी आपकी इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। तो बड़ा आसान है,
और आराम से आप अपना आंसर कर सकते हो। मेरे क्वेश्चन आंसर बैंक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, इक्का दुक्का की बात नहीं करता, वरना हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। एंड जो क्वेश्चन है वो क्या, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन एक्सेट्रा, कंसेप्चुअली आप क्लियर हैं। मैं क्वेश्चन आंसर इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको लिखना आ जाए, वो फ्रेम बनाना आ जाए, वो डर आपके अंदर से निकल जाए, वरना सॉल्यूशन तो आपको सबके आते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। जय रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, रंस अ जनरल स्टोर इन लुधियाना, पंजाब। सम ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय हिम आर एग्जेम्प्ट, उसके कुछ गुड्स एग्जेम्प्टेड हैं और कुछ इसके टैक्सेबल हैं। तो यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हिम ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। अच्छा जी, तो अपने लेके बैठे हैं दुकान, शोरूम जो भी है, और कुछ ऐसे गुड्स हैं, परचून की दुकान मान लेते हैं। वेदर जय इज रिक्वायर्ड टू इश्यू ए टैक्स इनवॉइस इन ऑल द केसेस, क्या हर केस में टैक्स इनवॉइस डालना होगा? जी नहीं, हर केस में डालना होता। एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो बिल ऑफ सप्लाई देगा, टैक्सेबल की सप्लाई कर रहा है तो टैक्स इनवॉइस देगा, दोनों की इकट्ठी कर रहा है तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई नाम का डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। तो यह कहना गलत हो जाता है कि हर केस में उसे टैक्स इनवॉइस ही देना पड़ेगा, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद आगे बोलते हैं। अच्छा, इवन इफ ही सेलिंग द गुड्स टू एंड कंज्यूमर्स, बता दिया मैंने आपको। आगे बोलते हैं, दूसरे इसमें एक और बात निकल के आती है कि अगर आप B2C यानी कि एंड यूजर को बेच रहे हो, 200 से कम की आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है और सामने वाला बंदा इनवॉइस के लिए कोई इच्छुक नहीं है, नहीं भी दोगे चलेगा, तो ऐसे वाले केसेस में, स्मॉल अमाउंट वाले केस में आप इनवॉइस से बिल ऑफ सप्लाई इशू करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। हाउएवर मैचिंग के लिए एट द एंड ऑफ द डे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर खुद के लिए ही इनवॉइस फाड़कर कंसोलिडेट अपने पास रख लेना एट द एंड ऑफ द डे। J sells some exempted as well as taxable goods valuing rupees 5,000 to a school student. Is he mandatorily required to issue two separate GST document? जी नहीं, दो अलग अलग डॉक्यूमेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर एक सिंगल ही डॉक्यूमेंट इशू कर दिया जाएगा, नाम देंगे जैसे टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, तो जिसमें जो टैक्सेबल ट्रांजैक्शंस अपनी आ रही हैं, जिन पे जीएसटी बनता है उस पे जीएसटी लग जाएगा, और जो एग्जेम्प्टेड है जिस पे जीएसटी नहीं आता उनमें नहीं लगेगा। वेरी गुड, चलिए जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं मालिक, इसमें चल के हम ये रेलिवेंट प्रोविजन एनालिसिस दोनों के यहां पर दिए हुए हैं, तीनों के। ठीक, अच्छा जी, अगला शानदार वाला क्वेश्चन। लव एंड कुश प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड। एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ गिफ्ट आइटम, प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स। कुछ डिटेल्स आपको ये प्रोवाइड यहां पे करा रहे हैं, ऐसे करके मेरे बच्चा। कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स, जिन्होंने अपना धंधा शुरू किया है 1/8 को, टर्नओवर एक्सीड कर गया था इनका 10 लाख को, यहां पे आके 20 लाख का यहां एक्सीड कर गया था, एप्लीकेशन यहां दे डाली, आरसी इनको यहां मिल गई है। कंपनी आपकी सलाह मांग रही है कि इसको भाई जो रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस के संबंध में आकर, तो सबसे पहले जब रिवाइज टैक्स पर बेस्ड क्वेश्चन आया है तो आपको पता होना चाहिए कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस के नियम कानून क्या बोलते हैं। तो अगेन सेक्शन नंबर 31 के मुताबिक उसमें लिखा हुआ है कि जिस दिन आप अपनी लिमिट पार कर जाते हैं 10, 20, 40 की, या जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हैं, तो वहां से नॉर्मली आपको 30 डेज का पीरियड मिलता है अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई फॉर करने के लिए। ठीक, मान लीजिए आपने यहां पे अप्लाई फॉर कर दिया है और यहां पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये मिल जाता है, तो हम लोग इस वाले पीरियड को बुलाते हैं प्री आरसी पीरियड। क्या रे, प्री आरसी पीरियड के नाम से इसको बुलाया जाता है। ठीक है जी। एंड इस दौरान आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, बट आपकी जीएसटी लायबिलिटी पक्का यहां पर बन रही है। तो इन बिटवीन आपने अगर कोई B2B सप्लाईज कर रखी हैं जिसमें कि सामने वाले बंदे को आईटीसी अवेलेबल हो सकता है, तो आप इस प्री आरसी पीरियड के लिए रिवाइज्ड इनवॉइस डाल सकते हैं यहां से 1 महीने के भीतर, क्योंकि यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके हाथ में मिला है, तो 1 महीने के अंदर आप प्री आरसी पीरियड का इनवॉइस यहां डाल सकते हैं, ऐसे करके बोल दिया जाता है। ठीक, इसके पीछे का लॉ लिख दिया। लॉ लिखने के बाद अब अपना एनालिसिस और कंक्लूजन पर आ जाइए मालिक। ठीक है, तो यहां पर बोलते हैं कि भाई इन्होंने लाइबल टू रजिस्ट्रेशन कब हुए, क्योंकि उत्तराखंड में है। अच्छा, लीगल कंटेंट में एक बात और निकल के आएगी, सेक्शन नंबर 22, क्योंकि आपको जिन जिन लीगल कंटेंट की जरूरत पड़ेगी वो आपके लीगल कंटेंट में रेलिवेंट प्रोविजंस में होना चाहिए। सेक्शन 22 के मुताबिक
और एक बात तो आप अच्छे से समझ ही चुके हैं कि भैया लैंग्वेज ना तो जो मैं बता रहा हूं ये आएगी, ना लैंग्वेज मेरे क्वेश्चन आंसर बैंक की आएगी, ना लैंग्वेज स्टडी मटेरियल की आएगी, ना मेरी टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज आएगी। लैंग्वेज वो आएगी जो आपके दिमाग में भरा हुआ है, जो कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हुए हैं। इतना सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जो रिहर्सल से आपके दिमाग में एक 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 हैबिट क्रिएट हुई है, वो हैबिट कैसी बन रही है आपके माइंड के अंदर, वो वोमिट कैसे करती है, वैसा आप अपने पेपर में लिख के आएंगे। ठीक, लैंग्वेज आपकी अपनी रहती है ऑलवेज, आप कभी किसी बुक का रट्टा नहीं मार सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सेक्शन नंबर 22 के अंदर ये बात करते हैं कि भाई अगर आप उत्तराखंड से टैक्सेबल सप्लाईज दे रहे हैं तो आपकी जो लिमिट है वो 20 लाख की निकल के आ जाती है। तो लीगल कंटेंट के अंदर ये प्रोविजन भी आपका आ जाएगा। तो सेक्शन नंबर 31 के साथ साथ सेक्शन नंबर 22 का भी हल्का सा रिलेवेंस मैं उसमें डाल दूंगा। तो यहां पर आकर आई एम लाइबल टू पे टैक्स, यहां से 5/9 से मैं लाइबल टू पे टैक्स हो जाता हूं। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर आकर हमें पता है कि भाई वहां पर भी कई सारे सेक्शंस अपने निकल के आते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि 30 डेज के भीतर भीतर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। हमने कर दिया है जी। उसके बाद आपको 7 वर्किंग डेज, नॉर्मली 7 वर्किंग डेज के अंदर आरसी अवेलेबल करवा दी जाती है। ठीक, तो यहां पर इनका जो रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है वो यहां पर किया गया है मालिक विद इन टाइम, इन्होंने अप्लाई कर दिया था। ठीक है जी, 5/9 को हुआ था तो 1 महीने तक कर सकते थे, तो 8/9 को 28/9 को कर दिया है। तो ये कहलाता है आपका प्री आरसी पीरियड। 5/9 से लेकर 6/10 तक का पीरियड आपका ये प्री आरसी पीरियड है, और 6/10 से लेकर 1 महीने 6 नवंबर तक आप इसका प्री आरसी पीरियड का रिवाइज्ड इनवॉइस यहां पर आकर डाल सकते हो। ऐसे करके मेरे भूरा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, 1 महीने के भीतर भीतर। ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इशू ऑफ एन इनवॉइस डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। क्या एडवांस पेमेंट इज रिसीव्ड अगेंस्ट अ सप्लाई, सब्सिक्वेंटली नो सप्लाई इज मेड। मतलब हमें एडवांस पेमेंट मिलता है लेकिन आगे कोई सप्लाई नहीं करी जाती है। इसके पीछे का लॉ लिखिएगा। रेलिवेंट प्रोविजन ये बोल के चलता है, सेक्शन अगेन 31 के अंदर ये लिखा हुआ कि अगर आपको एडवांस पेमेंट मिलता है तो नॉर्मली यू आर रिक्वायर्ड टू इशू अ पेमेंट वाउचर, आपको यहां पर देना होता है। लेकिन जैसे रिफंड की बात आएगी तो आपको एक सप्लाई नहीं है तो आप एक रिफंड वाउचर वहां पर इशू कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ध्यान दीजिए, गलती से यहां पर भी क्रेडिट नोट नहीं लिखना आपने। हाँ, मुझे ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि मैं एडवांस पे इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। एडवांस मुझे आया और मैंने दिया रिसीट वाउचर, ओके, या मैंने इनवॉइस दिया, ये ऐसे मान के चलो दोनों में अंतर क्या है कि एक होता है रोका और एक होता है पूरी शादी कर देना। तिलक करना, रोका करना, सेरेमनी, महाराष्ट्र बोलते हैं साकरपड़ा, वो बोलते हैं। तो एडवांस मिलने पर रिसीट वाउचर देना मतलब रोका करने के जैसा है। लेकिन आया एडवांस और आपने पूरा इनवॉइस इश्यू कर दिया तो मतलब तुरंत शादी ही करवा दी, बात खत्म। और जब शादी हो गई है तो फिर अलग से आपको रिसीट वाउचर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने यहां पर इनवॉइस इश्यू कर दिया होता तो फिर उसका काट, उसका उल्टा, उसका अपोजिट, उसका विलोम बनता है आपका क्रेडिट नोट। ठीक, क्योंकि इनवॉइस के ही अंग होते हैं डेबिट क्रेडिट नोट, ना कि रिसीट वाउचर के अंग होते हैं डेबिट क्रेडिट नोट। ठीक है, तो ऐसे करके यहां पर बात हो जाती है। एज पर सेक्शन 13(3)(1) सर सबसेक्शन और क्लॉज जी नहीं, आप सिर्फ सेक्शन नंबर याद रखिएगा। वेयर एडवांस आपको मिल रहा है और सब्सिक्वेंटली कोई सप्लाई नहीं दी जा रही है तो एंड नो टैक्स इनवॉइस इज इशूड, कोई टैक्स इनवॉइस आप दे सकते थे बट आपने नहीं दिया है बल्कि आपने रिसीट वाउचर दिया था, तो वैसे वाले केस में आप रिफंड वाउचर देकर यहां पर बात से पीछा छुड़ा सकते हैं। आगे बोलते हैं, गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न एंड आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस। सेल ऑन अप्रूवल के केस में क्या होता है कि आप रिमूव कर देते हो लेकिन उस समय सप्लाई आपकी अराइज नहीं हो रखी होती है, तो वहां पर जाकर जब पहुंचते हैं हम तो उसमें बोलता है कि 6 महीने फ्रॉम द इशुएंस डेट, 6 मंथ पर मैच्योरिटी पर जो डेट आएगी वो वाली डेट, और एक्सेप्टेंस की डेट सामने वाली पार्टी के द्वारा विच एवर इज अर्लियर, जो भी इनमें से पहले हो जाएगा वो आपकी वहां पर इनवॉइस इशुएंस की डेट बनेगी और वहीं पर टाइम ऑफ सप्लाई वगैरह सब कुछ वहीं पर निकाल दिया जाता है। सेक्शन 31(7) में बोलते हैं वेयर गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस रिटर्न, तो द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सप्लाई, मतलब जब एक्सेप्टेंस हो गई है उसकी, सप्लाई बन गई, जब सप्लाई कब होती है उसकी, जब एक्सेप्टेंस हो जाती है ना। एट 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर दैट विल बी द डे ऑन विच यू आर रिक्वायर्ड टू इशू एन इनवॉइस फॉर द सेम। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मोहन
प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस टू हिज क्लाइंट। अच्छा, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फॉर सच सर्विस इज नॉट असर्टेनेबल। मिस्टर मोहन प्रोवाइड करा रहे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस टू हिज क्लाइंट, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फॉर सच सर्विस इज नॉट अवेलेबल, नो एडवांस हैज बीन रिसीव्ड इन दिस बिहाफ। कंटिन्यूअस सप्लाई दे रहे हैं, एडवांस पैसा नहीं आया है, मतलब कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, सिर्फ नाम के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए कंटिन्यूस, सबसे पहले रेलिवेंट प्रोविजन, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस उसे कहते हैं जहां पर कि हमारी, अभी बताया था कुछ देर पहले मैंने आपको कि रिकरेंट नेचर पे हम बात कर रहे होते हैं या कंटिन्यूस सप्लाई दी जा रही होती है, पीरियोडिक पेमेंट शेड्यूल होते हैं। मेरी मान लीजिए क्लास चलती है 4 महीने और पूरी फीस एडवांस में ले ली है, तो भले ही लाइफ 3 महीने से ज्यादा की क्यों ना हो, लेकिन ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बनेगी, बिकॉज यहां पर पीरियोडिक पेमेंट शेड्यूल नहीं है, वो होना चाहिए। तो कह रहा है कि एडवांस पेमेंट नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है, क्लैरिफाई कर रहा है कि भैया जी यहां पर आकर वो पक्की कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस ही है। तो ऐसे वाले केस में वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फॉर सच सर्विस, अगर ड्यू डेट नहीं दे रखी है तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास में होता है, जब जब हमें पेमेंट मिल रहा होता है, तब तब एक्चुअल पेमेंट हो रहा होता है, तब तब उस डेट पर हमें इनवॉइस रेज करना मैंडेटरी हो जाता है। तो लीगल प्रोविजन और गिवन क्वेश्चन के अंदर हम उसका सोल्यूशन बनाकर यहां पर दे देंगे। ठीक, यस सर। आगे चलते हैं मालिक, और आगे क्या निकल के आता है सर जी? खत्म, लीजिए मालिक, यहां पर बात हो गई। जय जय श्री राधे। चलो साहब, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चलो।